हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बिजनेस लॉ, जो आपका सब्जेक्ट है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम बिज़नेस लॉ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनको कवर कीजिए वीडियो के माध्यम से। तो अगर हम बात करें बिज़नेस लॉ के सोर्स ऑफ इंडियन बिज़नेस लॉ के क्या सोर्सेज हैं, ऐसे कौन से स्रोत हैं जहाँ से इंडियन बिज़नेस लॉ को लिया गया है या उसमें बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। और अगर बात करें हम बिज़नेस लॉ के मीनिंग डेफिनेशन की एंड क्या इंडियन बिज़नेस लॉ में क्या स्कोप है इन लॉ का, तो उस पर वीडियो बन चुका है। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी रिसेंटली अपलोड किया है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट इंग्लिश लेजिस्लेशन हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लेजिस्लेशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या सोर्सेस होंगे इंडियन बिजनेस लॉ के लिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सभी को पता है कि जो हमारा ये इंडियन लेजिस्लेशन है वो किस तरीके से इंग्लिश लेजिस्लेशन से प्रभावित है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जो भी इंग्लैंड में जो चीज़ें थी, जैसे भी थी, वहाँ का जो विधान था, तो अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो ये विधान की बात करता है। जो भी हम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये इंग्लिश लेजिस्लेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंग्लिश लेजिस्लेशन था उसने भारतीय लेजिस्लेशन को बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रभावित किया है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन मर्केंटाइल लॉ हैज़ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए उन सोर्सेज को देखते हैं। स्टैचूट्स, दीज आर द, अगर हम स्टैचूट्स की बात करें तो ये विधियाँ हैं। वो विधियाँ, इन विधियों को कैसे रेगुलेट किया गया है, ये देखेंगे किस तरीके से इसको इनैक्टेड किया जाता है, किस तरीके से और कौन करता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिज़नेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चीज़ें अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि क्या है। सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर इनैक्टेड बाय द लोकसभा और द विधानसभा। अगर हम बात करें इन विधियों की, तो ये जो आपके स्टैचूट्स हैं, ये रेगुलेट किए जाते हैं किसके थ्रू, लोकसभा के थ्रू और विधानसभा के थ्रू, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भी हमारा संविधान है उसके द्वारा ये किए जाते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चीज़ें गाइडलाइंस दी गई हैं उसके आधार पर इसको कौन इनैक्टेड करता है, लोकसभा और विधानसभा करती है। दीज रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और टाइम के साथ इन रूल्स को ना जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही कर सकती है ज़रूरत पड़ने पर, समय के अनुसार। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे जिस स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस स्टेट के रूल्स तो वहाँ पर लागू होंगे ही, साथ में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई होते हैं। सेम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस में भी होता है एंड द पार्टनरशिप एक्ट और द कंपनीज एक्ट में भी ये चीज़ें यहाँ पर लागू की जाती हैं, उन रूल्स को लागू किया जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को लागू किया जाता है, वो है लोकसभा और विधानसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें की गई हैं उसके आधार पर ये बातों को डिसाइड किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में काम कर सकती है इसके लिए, और कभी कभी अलग भी करती है ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो ये वो एक्ट है जहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये विधियाँ इंपॉर्टेंट रखती हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये है आपका इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ, जैसा मैंने अभी हमने ऊपर ही ये चीज़ अच्छे से रीड की थी कि जो भी हमारा इंडियन लेजिस्लेशन है वो इंग्लिश लेजिस्लेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये बात यहाँ पर भी कही गई है। इन केस वेयर देयर आर नो क्लियर कट रूल्स और वेयर देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ लॉ। इस केस में अगर हम बात करें तो जहाँ भी एक अच्छा क्लियर रूल नहीं है,
क्लियर कट रूल समझते हैं ना, जहाँ पे एक करेक्ट रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं, या वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि क्या लॉ है, क्या कानून है, क्या कायदे हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लागू होती हैं। सो इंडियन कोर्ट्स रिफर टू द इंग्लिश कॉमन लॉ। तो जहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पर जो इंडियन कोर्ट्स है हमारी, वो इंग्लिश कॉमन लॉ को लागू करती है, अप्लाई करेगी, रेफ़र करेगी। इट रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स। अब बात करें कि अब ये इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है। सो इट रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स की बात करें तो ये नियमों का ऐसा सेट होता है जिसमें विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लैंड। जो कि कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, वो रूल्स कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, जो भी ओल्ड इंग्लैंड था, ओल्ड इंग्लैंड जिन भी ट्रेडिशन को फॉलो करता था या कस्टम्स को फॉलो करता था, उसके आधार पर ही इन रूल्स को डिराइव किया गया था, जो भी ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो जो हमारा इंडियन कोर्ट है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ही इन इंग्लिश कॉमन लॉ को यूज़ करता है बिजनेस लॉ के लिए, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाँ, ये भी एक तरीके का सोर्स है इंडियन बिजनेस लॉ का। क्लियर हो गई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड द थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जिसे हम समानता का सिद्धांत या फिर समता का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में। इसे समझिएगा। द किंग ऑफ इंग्लैंड डिप्यूटेड chancellors to listen to people's grievances and sort out disputes। तो जो इंग्लैंड के किंग थे, जो इंग्लैंड के राजा थे, डिप्यूटेड दैट मीन्स उन्होंने चांसलर्स की प्रनियुक्तियाँ की ये सुनने के लिए कि लोगों की क्या शिकायतें हैं और उनके क्या मतभेद है। तो उन मतभेदों, उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने चांसलर्स को नियुक्त किया ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को सुन सके। एंड द चांसलर्स हैड नो रूल्स टू गो बाय एंड अडॉप्टेड द कॉमन सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर जो चांसलर्स थे ना, उनके पास कोई रूल्स फिट सेट ऑफ रूल्स नहीं था उनको अडॉप्ट करने के लिए, जिससे जो भी कॉमन सोशली एक कहते नहीं एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं था उनके पास ऐसा कोई भी जिससे वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो वहाँ पर क्या एक्सेप्ट किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की सभी को समान अधिकार, समानता का नियम प्रदान किया जाए उस सिद्धांत का पालन करते हुए। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर क्या सही है क्या गलत, उसके आधार पर उनको जस्टिस दिया जाए, ठीक है। पर्टिकुलर रूल तो था नहीं, तो वहाँ पर यही चीज़ें देखी जा सकती हैं ना, सबूतों के आधार पर कि क्या सही है और क्या गलत है, देन उसके बेसिस पर जस्टिस किया जा सकता है लोगों के लिए। तो ये चीज़ें वहाँ पर थी। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है एक सोर्स बन गया है इंडियन बिजनेस लॉ में भी, कि अगर वहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर रूल्स नहीं है तो वहाँ पर क्या चीज़ें देखी जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत, फिर उसके आधार पर ही डिसीज़न लिया जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर कोई भी कहते हैं ना कि पार्शियलिटी नहीं की जाएगी किसी भी इंसान के साथ। तो जो सही वहाँ पर दिखाई देगा उसी के फेवर में वो जो जस्टिस है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर थी कि समान लोगों को एक समान रखा जाए ताकि एक अच्छा जस्टिस उनके लिए किया जा सके, ठीक है। तो यही भी एक सोर्स था किसके लिए, इंडियन बिजनेस लॉ में। अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है या कोई भी ऐसी लोगों की शिकायतें होती हैं या मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उनको इस तरीके से दूर किया जाएगा, ठीक है। तो ये उनका थर्ड सोर्स हो जाता है इंडियन बिजनेस लॉ का। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ इज़ इंडियन कस्टम एंड यूसेजेस। हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस तो हैं ही, पर उनसे कहीं ज़्यादा जो हमारे देश के लोग हैं किन चीज़ों से प्रभावित हैं, ज़्यादातर जो हमारे देश के कल्चर से, ट्रेडिशन से, कस्टम से, उनसे वो ज़्यादा प्रभावित है। वो उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते आए हैं, ज़्यादा मानते आए हैं, ठीक है। जो पहले के टाइम में लोग थे, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम चीज़ों को। जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे जो थॉट्स हैं हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते। सेम एज इट इज़ जो इंडियन बिजनेस लॉ है वहाँ पर भी लोग जो पहले से कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कुछ कस्टम्स को फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो अपने नए बनाए हुए रिटन जो रूल्स हैं, जो
विधियाँ बनाई गई हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कस्टम एंड यूसेजेस। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं वो अपने उस पुराने कस्टम से क्या हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, साथ ही साथ उसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं। These customs are so effective that their impact is more than that of written rules and regulations। और ये customs इतने ज़्यादा effective होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा impact डालते हैं मोर देन दैट ऑफ रिटन रूल्स। जो भी लिखित नियम हैं, कानून बनाए गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट वो कस्टम्स इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं लोगों पे, उनका पड़ता है। ठीक है, कस्टम्स का लोगों पे पड़ रहा है। रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाते हैं आज के टाइम में भी। हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हुंडी इज़ वन सच कस्टम दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। हमने बात की थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स की, जिसमें आपके प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है। उसी में एक पार्ट है हुंडी। ठीक है, हुंडी जो है ज़्यादातर कस्टम्स से रिलेटेड है, कस्टम्स इफेक्टिव होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हुंडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है। और अपनी लैंग्वेज दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई इंसान गुजराती है, मारवाड़ी है, या कहीं का भी रहने वाला है, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में इन हुंडीज़ को लिखते थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका कस्टम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, और वो चीज़ हुंडी सिर्फ उन्हीं उस लोकल एरिया में ही बिलोंग कर सकती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो रिटन रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा कम इफ़ेक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू कस्टम्स, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इंडियन कस्टम्स एंड यूसेजेस भी एक मेन सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस दैट मीन्स कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं पास्ट में, जिसकी बेसिस पर करंट में डिसीजन लिया जा सकता है, जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है लोगों को सिमिलर केसेस में। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसको। समटाइम्स ओल्ड वर्डिक्ट्स दैट मीन्स जो भी निर्णय लिए जाते हैं ऑल्सो बिकम अ सोर्स एंड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स बिकॉज ऑफ कन्वेंशंस लेड डाउन बाय द अदर कोर्ट्स इन सिमिलर केसेस। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कन्वेंशंस का मतलब होता है यहाँ पे जो भी वाद विवाद किया गया था, या जो भी अपवाद हुए, या जो भी धारणाएं बनाई गई थी एक केस को लेकर के पर्टिकुलर, उसके लिए निर्णय प्रोवाइड किया था। तो बाद में अगर कोई ऐसा केस आता है तो कोर्ट उन सिमिलर केसेस के लिए सेम चीज़ अडॉप्ट करती है और फिर डिसीजन सुनाती है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास वाला केस हुआ था। और अगर आप इसको डिटेल में इस केस को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या था ये, क्यों था, और क्यों इस केस से रिलेटेड अगर इसके जैसा ही कोई और रूल मतलब और कोई केस आता है तो डिसीज़न के लिए इसी से सिमिलर जो चीज़ें जिन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया था उन्हीं को इंक्लूड करते हुए, ध्यान में रखते हुए फिर डिसीज़न लिया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ ये था क्या, कि ये जो केस था ना कुछ इस तरह का था कि एक मतलब कोई पर्सन था जो कि क्या था, अवयस्क समझते हैं ना, जिसकी एज 18 ईयर्स से कम की होती है, अवयस्क वो बंदा था। तो उसने क्या किया कि एक जो धनी आदमी था, आई थिंक धर्मदास, जो एक धनी आदमी था शायद, ठीक है, तो उनके पास ये क्या करते थे कि कुछ चीज़ों को गिरवी रख के, मॉर्टेज जिसको आप बोलते हैं, मॉर्टेज पे रख के या गिरवी रख करके कुछ पैसे उठाया होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वापस कर देगा, लेकिन वो अवयस्क था, इसलिए जो कोर्ट वाला केस था कुछ इसी तरीके से ये केस है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या था ये केस, किस तरीके से था। तो एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में मैं बना करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि ये केस क्या था। तो अगर इसके जैसा कोई केस आता है तो इन पॉइंट्स को देखा जाएगा कि जब उस टाइम पर ये केस था तो किन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए डिसीजन लिया गया था, फिर उसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी लॉ में एक लीडिंग केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पिछले केसेस थे उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या थी, करंट के केसेस में क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं ये भी एक सोर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इन पॉइंट्स को।
इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है, और इंडियन बिजनेस लॉ में ये सारे ही पॉइंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। वो तो जो लॉ बनाए गए हैं वो तो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, साथ में उन लॉ को बनाने के लिए किन सोर्सेज को यूज़ किया गया था, तो ये वो सोर्सेज हैं कि उन लॉ को बनाने के लिए पहले इन सोर्सेज को यूज़ किया गया है, चीज़ों को कलेक्ट किया गया है, रूल्स रेगुलेशंस को कलेक्ट किया गया है, फिर बनाया गया है। ठीक है, तो मुझे यकीन है इस वीडियो में ये सारे पॉइंट अच्छे से मैं क्लियर कर पाई होंगी, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।